हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, दिशा क्लासेस पर आपको नेट एग्ज़ाम के लिए और एस्टेट पीजीटी कॉमर्स के एग्ज़ाम के लिए सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मिलती हैं। तो नेट कॉमर्स के एग्ज़ाम में, या अगर हम बात करें एस्टेट पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम में जो आपके सब्जेक्ट्स आते हैं या सिलेबस की अगर हम बात करें, तो 11th क्लास से लेके मास्टर्स तक के जितने भी सब्जेक्ट्स आपने स्टडी करे हैं वही आपके नेट लेवल के एग्ज़ाम में और एस्टेट पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो नेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए और एस्टेट पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम के लिए हमने 11th क्लास के अकाउंटेंसी से स्टार्ट कर रखा है। साइड बाय साइड हमने मार्केटिंग सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रखा है। 11th क्लास की अकाउंटेंसी में हमारे 4 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। 5th चैप्टर का भी पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर 5th के पार्ट 2 की। तो जो हमारा चैप्टर 5th है उसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, हमें उनकी नीड क्यों पड़ी, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उनके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो हम पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का वो कवर करेंगे और कुछ टर्म शायद हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे। तो जब हमने बात करी कि भी बिज़नेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है उनको रिकॉर्ड किया जाता है और उसे ही हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का पूरा एक प्रोसेस था जो हमने चैप्टर 4 में देखा था। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें हम जब बिजनेस ट्रांजैक्शंस को डील कर रहे होते हैं कि भी क्या इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, जब ये बुक्स ऑफ अकाउंट में हम इसको रिकॉर्ड करें, तो उसके लिए बहुत सारे प्रिंसिपल्स थे जो हमने चैप्टर 3 में करे थे। प्रिंसिपल्स के फॉर्म में हमारे पास कुछ कंसेप्ट थे, कुछ कन्वेंशंस थे, उनको फॉलो करके अकाउंटिंग में अकाउंट जो हमारी बुक्स हैं उनमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे। लेकिन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, एक ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारे मेथड्स थे। तो उनकी वजह से 2 चीज़ों की कमी थी हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में, या अगर हम कहें फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में 2 चीज़ों की कमी थी। वो 2 चीज़ें क्या थी, एक तो वो कंसिस्टेंट नहीं थी, दूसरा वो कंपेरेबल नहीं थी। कंसिस्टेंट का मतलब है कि भी आपने कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने आज डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए, हम एग्जांपल ले लेते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज़ किया है। अगले साल उसने डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया है। उससे नेक्स्ट ईयर उसने रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज़ किया है। तो जो ये रिजल्ट्स हैं, हमारे जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे, फाइनेंशियल पोजीशन को शो करेगा, या हमारे जो नेट प्रॉफिट और लॉस आएंगे, वो ईयर टू ईयर कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि आपने मेथड्स अलग अलग फॉलो करे हैं एक ही चीज़ को करने के। आपने डेप्रिसिएशन के लिए ही हर साल मेथड को चेंज किया है, तो आपके रिजल्ट सेम कैसे हो सकते हैं, वो कंसिस्टेंट कैसे हो सकते हैं। तो ना तो हमारे जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन थी वो कंसिस्टेंट थी, ना वो कंपेरेबल थी। क्योंकि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो ए बिजनेस है, वो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए कोई मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं, बी बिजनेस अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए कोई और मेथड को यूज़ कर रहे हैं, सी जो बिजनेस है वो किसी और मेथड को यूज़ कर रहा है अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। इसलिए हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन थी वो कंपेरेबल नहीं थी। उसकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब कुछ ऐसे फिक्स्ड रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशंस होने चाहिए, जो सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस उन्हीं को फॉलो करके ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करें। ये था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग या कंसेप्ट की अगर हम बात करें। ये हमने पार्ट 1 का एक रिव्यू ले लिया है, एक ब्रीफ सा डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करेंगे यूजेस बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्या यूजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। तो पहली बात तो यही है कि भी बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज थी जिनको अकाउंटेंट्स या बिजनेस एंटरप्राइजेज अडॉप्ट कर रखा था, उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई थी कि भी आप किसी भी मेथड को यूज करो जब आप अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। उसी फ्लेक्सिबिलिटी को कर्ब करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लाया गया। ये हम देख ही चुके हैं कि पहले अकाउंटेंट्स के पास, या हम बात करें फर्म्स के पास, बिजनेसेस के पास अकाउंटिंग पॉलिसीज में फ्लेक्सिबिलिटी थी कि भी आप कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करें अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, वो उनको यूज करते थे। लेकिन उसी फ्लेक्सिबिलिटी को कर्व करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, यूजेस क्या हैं। तो पहला एडवांटेज है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि भी हमारी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसके बहुत सारे यूजर्स हैं, मतलब उसको यूज करते हैं लोग, डिफरेंट पार्टीज हैं जो
उसे यूज़ करती है। जैसे हमारे इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट है, टैक्स अथॉरिटीज़ हैं। तो ये जो डिफरेंट पार्टीज़ हैं ये हम किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करती है। इसीलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ये ज़रूरी है कि भी जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन या हमारे रिजल्ट्स को दिखाए वो ट्रू एंड फेयर होने चाहिए। इसका मतलब है कि भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ट्रू रिजल्ट्स को और ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाए। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आने के बाद जो हमारे यूजर्स हैं उनमें एक कॉन्फिडेंस आया है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने एक डेफिनाइट स्ट्रक्चर ऑफ यूनिफॉर्म गाइडलाइंस दिया है, जिसकी वजह से हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी, अगर हम बात करें इमेज बढ़ गई है या रिलायबिलिटी भरोसा बढ़ गया है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आने के बाद एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर आ गया है हमारे पास गाइडलाइंस का कि भी सभी ऑर्गेनाइजेशंस उनको फॉलो करके ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाती है। क्लियर? तो सबसे पहले इसने क्या किया, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी उनकी क्रेडिबिलिटी को और रिलायबिलिटी को इंक्रीज किया है या हम कहें इंप्रूव किया है, क्योंकि अब जो यूजर्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस आ गया है कि भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक ऐसा सेट है या एक ऐसा स्ट्रक्चर है यूनिफॉर्म गाइडलाइंस का कि सब अब जितने भी बिजनेसेस हैं, जितनी भी फर्म्स हैं, वो इन्हीं यूनिफॉर्म गाइडलाइंस को फॉलो करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करती हैं। अब वो भरोसेमंद है या उन पे हम रिलाय कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट है जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनकी वजह से इंश्योर हुआ है कि भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब कंसिस्टेंट भी है और कंपेरेबिलिटी भी है। यही दो हमने लिमिटेशंस पढ़ी थी कि भी इससे पहले जो हमारे प्रिंसिपल्स थे उनकी वजह से सिर्फ एक तो कंसिस्टेंसी नहीं थी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, एक कंपेरेबिलिटी नहीं थी। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबके लिए फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स आ गया है कि भी सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को वही उन्हीं यूनिफॉर्म गाइडलाइंस को फॉलो करना है। उसकी वजह से अब जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कंसिस्टेंट भी है और कंपेरेबल भी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइजेस। अगर जो आपकी डिफरेंट एंटरप्राइजेस हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी अब आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर, क्योंकि सारी एंटरप्राइजेस अब यूनिफॉर्म गाइडलाइंस जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की फॉर्म में है उनको ही फॉलो करके अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर आप सेम एंटरप्राइज की डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अब सेम एंटरप्राइज ईयर वाइज सेम मतलब उन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ईयर टू ईयर अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। तो ईयर टू ईयर अगर आप डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स के लिए किसी एक सेम ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी कंपेयर करना चाहें तो आप उनको भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इनकी वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से जो अजम्पशंस हैं, जो रूल्स हैं, जो पॉलिसीज हैं उनमें क्या आ गई है, यूनिफॉर्मिटी। अब सब ने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए इस यूनिफॉर्म अजम्पशंस को, रूल्स को या पॉलिसीज को अडॉप्ट किया हुआ है, यूनिफॉर्मिटी इनमें आ गई है। तो इसकी वजह से हमारी जो स्टेटमेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो कंसिस्टेंट एंड कंपेरेबल हो गई है। थर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से जो हमारी वेरियस ग्रुप्स हैं उनमें कई बार क्या आ जाता है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट आ जाता है। हमारी वेरियस पार्टीज या ग्रुप्स की अभी हमने बात करी थी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करती है, जैसे शेयर होल्डर्स या हम बात करें क्रेडिटर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज़। तो उनके बीच में कई बार कन्फ्लिक्ट हो जाता है फाइनेंशियल इंटरेस्ट को लेके। उस इंटरेस्ट को भी सॉल्व करने में कौन हेल्प करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हमारी सारी पार्टीज ने एक्सेप्ट कर रखा है। और जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे तो सारी पार्टीज की नीड को ध्यान में रख के ही बनाए गए थे। इसलिए अगर कभी भी वेरियस पार्टीज के बीच में या वेरियस ग्रुप्स के बीच में कभी भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट का कन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनको रिसॉल्व करने में भी हेल्प करता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, शेयर होल्डर जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं और अगर क्रेडिटर्स के बीच में कभी भी अपोजिट इंटरेस्ट की बात आ जाती है, जब वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को या नेट वर्थ ऑफ एंटरप्राइज को या फर्म को देख रहे होते हैं तो उनके बीच में अपोजिट इंटरेस्ट आ जाते हैं, क्योंकि क्रेडिटर को चाहिए कि भी सबसे पहले उसका पैसा उसे मिल जाना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टर को चाहिए या शेयर होल्डर को चाहिए कि भी सबसे पहले उसको जो उसने पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, उस पर कुछ ना कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। तो इस टाइम पे जब प्रॉफिटेबिलिटी एंड नेट वर्थ की अगर हम बात करें फर्म की, तो उसको असेस करते हुए जब
डिफरेंट जो पार्टीज हैं उनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो उसको रिजॉल्व भी कौन करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी वेरियस पार्टीज को ध्यान में रख के बनाए गए हैं और सभी पार्टीज ने, जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं, उन्होंने इनको एक्सेप्ट किया है कि भाई हाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बिल्कुल सही हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अगर आपने फॉलो किया है तो कन्फ्लिक्ट का कोई काम ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड। अब अगर हम मैनिपुलेशन की बात करें तो मतलब कई बार चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता था। बुक्स ऑफ अकाउंट को अच्छे से दिखाने के लिए या किसी भी फर्म की अच्छी इमेज, फाइनेंशियल पोजीशन को या नेट रिजल्ट्स को, नेट प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छा दिखाने के लिए उसमें कुछ बढ़ा चढ़ा के लिख दिया जाता था या उसमें फ्रॉड के चांसेस होते थे, आप कोई चीज़ छुपा सकते थे। तो उन चांसेस को भी ने कम कर दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको अब उन रूल्स को, उन सेट ऑफ पॉलिसीज को अगर हम बात करें या रूल्स को, आपको फॉलो करके ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है और उनकी वजह से अब जो मैनिपुलेशन के या फ्रॉड के चांसेस हैं वो क्या हो गए हैं? कम। उसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट है हेल्पफुल टू ऑडिटर। हेल्पफुल टू ऑडिटर का क्या मतलब है कि ऑडिटर का काम है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करे किसी भी फर्म की। तो अब पहले उसे यही नहीं पता चलता था कि भी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किन किन चीजों पे ध्यान दे और कोई चीज उससे मिस हो जाती थी तो उसके अगेंस्ट केस होता था। लेकिन अब सिर्फ ऑडिटर को क्या इंश्योर करना है? उसे इंश्योर करना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है या नहीं जब उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया है। तो सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ ऑडिटर का काम इतना है कि वो ये इंश्योर करे कि भी किसी भी फर्म ने जिसकी वो बुक्स को ऑडिट कर रहा है उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हुए जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया है या नहीं। अगर उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ड्यूटी है कि वो अपनी रिपोर्ट बनाते हुए ये डिस्क्लोज करे कि भी इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इन्होंने फॉलो नहीं करा। उसके बाद अगर उसने इतना डिस्क्लोज कर दिया अपनी रिपोर्ट्स में कि भी ये डेविएशन हुए हैं या ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करे गए तो उसके अगेंस्ट कोई भी कोर्ट में केस नहीं चलेगा, कोई भी पेनल प्रोविजंस नहीं होंगे किसी भी कंपनी लॉ के अंडर। जो हमारा कंपनी लॉ है उसके सेक्शंस के अंडर उस पर कोई भी केस नहीं लगेगा, कोई भी उस पर पेनल प्रोविजंस नहीं अप्लाई होंगे अगर उसने अपनी रिपोर्ट में ये बता दिया कि भी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं हुए हैं या ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ ना कुछ इन्होंने डेविएशन ला के यूज किया है। उसके बाद उस पर कोई भी केस या कुछ नहीं चलेगा। तो अब ऑडिटर्स को भी हेल्प मिली है क्योंकि अब उन्हें सिर्फ ये इंश्योर करना है कि भी उस बिजनेस ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है या नहीं। ये थे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेनिफिट्स या यूजेस। उसके बाद हम देख लेते हैं लिमिटेशंस क्या क्या हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो पहला तो है रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव, क्योंकि अब इन्होंने ये कहा है कि भी आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है वो जो हमने रूल्स और सेट ऑफ रूल्स दिया है उनके अकॉर्डिंग ही बनानी है। अगर ये तो मैंडेटरी है कि भी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ही करना है, उसकी वजह से अगर किसी के पास बेटर प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर का कोई इनिशिएटिव है, कोई मेथड है, तो वो उसको यूज नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमने कहा है कि भी इसकी वजह से अगर किसी के पास इनिशिएटिव भी है, नया कोई मेथड या तरीका भी है प्रेजेंट करने का, तो वो उसको यूज नहीं कर सकता। दूसरा है रिजिड इन नेचर। रिजिड इन नेचर का मतलब है कि भी अकाउंटेंट अगर चाहे तो अपने चाहने के बावजूद भी वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की सिचुएशन में भी कोई भी अल्टरनेटिव सॉल्यूशन को नहीं अप्लाई कर सकते। उनको जरूरी है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ही अप्लाई करेंगे। कोई भी अकाउंटेंट अपनी मर्जी से, बेशक उसके पास कैसी भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी ट्रांजैक्शन को डील करना हो, अपनी मर्जी से कोई भी सॉल्यूशन अप्लाई नहीं कर सकता। उसको जरूरी है, मैंडेटरी है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करेगा। इसलिए कहा गया है रिजिड इन नेचर कि आप अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव बेस्ट सॉल्यूशन भी है तो भी आप उसको फॉलो नहीं कर सकते, उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है कि भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप जब बैलेंस शीट में एसेट्स को दिखाएंगे तो उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाएंगे, जिस कॉस्ट पे आप उन्हें खरीद के लाए हैं, और उसी के बेसिस पे आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को भी चार्ज करेंगे। और ये जो मेथड है ये कहता है कि भी आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही यूज करना है जब आप बैलेंस शीट में एसेट्स को दिखाएंगे या उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। आप करंट वैल्यू या जो उसकी मार्केट वैल्यू है उसका यूज नहीं करेंगे।
और इसी रीजन की वजह से इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को लाना पड़ा। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि भी आप एसेट्स एंड लायबिलिटीज को उनकी करंट या फेयर वैल्यू पे बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ये भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्या है, लिमिटेशन, कि वो कहता है कि भी एसेट्स को बैलेंस शीट में हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही दिखाओ और उस पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो भी आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही चार्ज करो। लेकिन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कहते हैं कि भी आप एसेट एंड लायबिलिटीज को उनकी करंट वैल्यू या फेयर वैल्यू पे ही दिखाओ बैलेंस शीट में। उसके बाद फोर्थ है ऑब्स्ट्रक्ट द जजमेंट ऑफ ऑडिटर्स। अभी हमने ऑडिटर्स के लिए अगर ये हेल्पफुल हैं तो उनके लिए हम कह सकते हैं उसकी डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि भी अब उनकी जजमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन आती ही आती है, क्योंकि अब उन्हें कहा गया है कि आप सिर्फ ये इंश्योर करें कि भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है या नहीं। अब वो उसमें अपने मर्जी से या अपने तरीके से चाहे तो कुछ भी ऑडिट नहीं कर सकता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑब्स्ट्रक्ट द जजमेंट ऑफ द ऑडिटर्स एज द स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी, क्योंकि अब उसको सिर्फ ये देखना है कि भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए हैं या नहीं।